स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एज एआई के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एआई हर जगह डालना चाहते हैं। ये आज के टाइम में सॉर्टेड हो चुका है। एआई का जो हाइप है वो हाइप ठंडा होगा, लेकिन उसके बाद ये वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां पे था। ये समझना बहुत हर चीज में मतलब एक थोड़ा का कर्व होता है, मतलब कि पहले खूब ओवर हाइप होता है, फिर कूल डाउन होता है, फिर वो चलता है। जैसे कि 2008 में जब या 2000 के .com क्रैश जो हुआ था, इंटरनेट नहीं हट गया। काफी लोग उस टाइम कह रहे थे कि मतलब इंटरनेट यूजलेस है ही, और जितने आज के सब बड़े बड़े कंपनी है सब उसी टाइम से निकले हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एआई वहां क्रॉस कर चुका है, यानी एआई कल होगा ही। अब रहा बात की बहुत सारा चीज लेकिन सेंसिटिव होता है। एआई आप हर चीज में डालना चाहते हैं बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत चीज सेंसिटिव है। सेंसिटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज होता है जिसे कहते हैं लेटेंसी सेंसिटिव, यानी कि इसमें 5 मिली सेकंड का भी आप लैग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप इंटरनेट के थ्रू जाएं। लोकल नेटवर्क भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, कई बार होगा कि नहीं इसे आप ऑन बोर्ड हैंडल ही करो। फिर हो जाता है सिक्योरिटी सेंसिटिव, यानी कि ऑब्वियसली आपके आर्म्ड फोर्सेस कोई प्लेन को बूम करने जा रहे हैं, उसका डेटा इंटरनेट से नहीं जा सकता। उसके लिए जो प्रोसेसिंग चाहिए, मतलब कि कैसे प्लेन को पकड़ें, कैसे कहाँ पे हिट करें, ये सारा यूक्रेन कर रहा है ऑलरेडी। तो वो सब के लिए जो भी प्रोसेसिंग है, वो उनके पास लग्जरी नहीं है कि अच्छा भैया यूक्रेन ये रशिया के अंदर ड्रोन है वो डेटा ट्रांसमिट करे, फिर यूक्रेन में प्रोसेस हो, फिर वापस जाए। वो नहीं होना है सर, ऑन बोर्ड करना है। तो सिक्योरिटी सेंसिटिव सबसे कॉमन चीज हो गया है। फिर बहुत सारा होता है प्राइवेसी सेंसिटिव, यानी कि ऑब्वियसली आप घर में जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है आपका इसमें क्या बोलते हैं अमेजॉन एलेक्सा में, ये सब है। बहुत लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो चाहें कि वो हो। तो बहुत लोग कहे कि नहीं भाई प्राइवेसी होना चाहिए, सिविलियन डेटा है उसको आप रखो। कि अब रहा बात की मेरे पास छिपाने का कुछ नहीं, नहीं आप मंद बुद्धि हो अगर आप ऐसा सोचते हो। और बात ये समझिए आपका डेटा को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। हम मैनिपुलेट करके, मतलब सच का डेटा है लेकिन उसको एडिट करके हम ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका रेपुटेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग को ये समझ में आ रहा है कि हर टाइम 24/7 मेरे घर में क्या हो रहा है वो अमेजॉन को पता हो या माइक्रोसॉफ्ट को पता हो, ये अच्छी बात नहीं है, या फेसबुक को पता हो, अच्छी बात नहीं है। तो वही तो लेटेंसी हो जाए, सिक्योरिटी हो जाए और आपका प्राइवेसी हो जाए। इस सब का कारण कई बार हो रहा है कि नहीं एआई है अच्छी बात है लेकिन हमें घर पे चलाना पड़ेगा। और दूसरा सेफ्टी सेंसिटिव क्रिटिकल सिस्टम, यानी कि जैसे अगर आपका कोई हार्ट मॉनिटर है या हॉस्पिटल बेड में कोई सिस्टम लगाया जा रहा है जो एआई बेस्ड है, वो उप्स नहीं कर सकता, आदमी ऊपर चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारा चीज होता है क्रिटिकल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ढिंक चिका आप नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट है कि हर बार की हम डेटा सेंटर में कॉल डाल रहे हैं, पिंग मार रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है बहुत चीज के लिए। उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एजाइल, जैसे कि आप यहाँ बॉट बना देते हैं, ये बॉट जिस स्पीड पे प्रोसेसिंग कर रहा है उसके लिए वहीं पे उसी बॉडी के अंदर उसमें प्रोसेसिंग होना जरूरी है। सर्वर अगर दूसरा बिल्डिंग के कॉर्नर में, वो भी बहुत लेटेंसी डालेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जगह पे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप ऑन बोर्ड सारा चीज कर सको। तो लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि आपको बहुत डेटा क्रंचिंग चाहिए होता है मॉडल में एडजस्टमेंट करने के लिए। यानी जो आप लोग देखते हैं इस तरह का न्यूरल नेटवर्क जो देखते हैं, इसमें ये सब पैरामीटर्स हैं। ये सब पैरामीटर में क्या वेटेज लगेगा वो ट्रेनिंग होता है, उसी को आप ट्रेन करते हो। अब रहा बात कि इसको ट्रेन करने में फ्री का पैसा लगता है, यानी कि आप पैसा नहीं गिनोगे कितना लगेगा। तो वो जो पैरामीटर्स, और ये तो बिलियन में छोटा ही वाला बता रहा हूँ, आजकल कुछ कुछ ट्रिलियन पहुंच रहा है, ट्रिलियन पैरामीटर्स पहुंच रहा है। तो वो सब जो नोड्स हैं वो बहुत भरपुष्ट मात्रा में कंप्यूटेशन खाते हैं, ताकि क्योंकि आप उसे बार बार चला रहे हो। मतलब ये एक बार डेटा जैसे इधर 5 है, आपको पता है 5 होना चाहिए, उधर देख रहे हैं क्या सा उसमें लॉजिकल बन रहा है। ऐसा हर फ्रेम ऑफ डेटा पे किया जाएगा, हर लाइन ऑफ टेक्स्ट पे किया जाएगा, हर वर्ड पे किया जाएगा। मल्टी मॉडल के लिए सारी चीज पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो बहुत एनर्जी खाता है, बहुत कंप्यूटेशन खाता है। और उसी पे जो भी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, वो सारे उसी पे लिए बनाए जा रहे हैं कि आप ट्रेनिंग करो। अब रहा बात की ट्रेनिंग जब हो जाता है, यानी कि जब ये पैरामीटर बन गया कि अब आप हैप्पी हो इससे, कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू आपने निकाल लिया, अब आप हैप्पी हो, तो इसको आप किसी पे भी चला सकते हो। इसे आप कहते हैं इन्फ्रेंसिंग। तो ट्रेनिंग जब हो गया, यानी कि आपने एक रफ आइडिया लिया, रफ आइडिया बनाया, फाइन ट्यून किया, वो सब हो गया। उसमें आपको सुपर क्लस्टर्स चाहिए, बम बम मात्रा चाहिए। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास 1 जीपीयू है, वहां पे बोलना होगा 10,000 जीपीयू है, 50,000 जीपीयू है, 1,00,000 जीपीयू है। वो ऐसी बात हो रही है। अब रहा बात कि वहां से आपने बना लिया, उसके बाद जो होता है इन्फ्रेंसिंग होता है। इन्फ्रेंसिंग को उतना हॉर्स पावर नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं अभी चैट जीपीटी अगर इस्तेमाल करता हूं, तो चैट जीपीटी बात सही है कि चैट जीपीटी भेज रहा है मेरा उसके सर्वर में, लेकिन वो सर्वर करोड़ों लोगों को हैंडल कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे को हैंडल कर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कहने को आप सोचोगे कि मैं कंप्यूटर में वहां बिलियन पैरामीटर का मॉडल चल रहा है, वो इन्फ्रेंस चल रहा है,
मॉडल नहीं। तो इन्फ्रेंस जो है वो उतना हॉर्स पावर नहीं खाता, तभी एआई यूज हो पा रहा है, नहीं तो होता ही नहीं यूज। तो अब रहा बात की ट्रेन करना, हाइपर क्लस्टर बहुत एनर्जी खाएगा, लेकिन रन करना आप एसओसी पे भी कर सकते हो। यानी कि जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल है इसका एनवीडिया नैनो का, या आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मतलब कंप्यूटर पार्ट्स में आने लगे एआई कोर। तो ये समझना वही जगह, जैसे कि जीपीयू हम लोग जानते हैं, सीपीयू जानते हैं, अभी एक नया सिस्टम आने लगा है एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग, मतलब इस मैथमेटिक्स को ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकें। तो ये पॉसिबल है कि जो आपका एनवीडिया के सुपर क्लस्टर में बनाया जा रहा है, हाइपर क्लस्टर में, वो एग्जैक्ट मॉडल इन्फ्रेंसिंग के तौर पे आप अपने छोटे हार्डवेयर पे चला सकते हैं। ये पॉसिबल है। अब रहा बात कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि एसओसी का अभी जो इंप्रूवमेंट हो रहा है उसे हम लोग नापते हैं टोकन्स पर सेकंड पर वाट, मतलब कि कितना टोकन्स पर मिनट पर सेकंड कर पा रहा है और कितना वाट खा रहा है। तो ये एक्चुअली इतना इफिशिएंट हो गया है कि आप बहुत सारा चीज एज पे कर सकते हैं। यानी कि जो छोटा सा है वो एक्चुअली ऐसा बिहेव करेगा कि भैया ये तो फुल सुपर कंप्यूटर जैसा बिहेव कर रहा है, वो कर सकता है। एआई इतना, मतलब ये पैरामीटर्स भी हम लोग काफी ऑप्टिमाइज कर चुके हैं और हार्डवेयर भी ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो इन्फ्रेंस करना, मैं क्लियर करता, ट्रेनिंग नहीं, इन्फ्रेंस करना आप कर सकते हैं। यही इसका लॉजिक है। इसीलिए अरे जब अगर इतना हाइपर क्लस्टर चाहिए, हाइपर क्लस्टर इसलिए चाहिए ताकि करोड़ों लोगों को एक साथ सर्विस कर सके, या हाइपर क्लस्टर चाहिए ताकि ट्रेनिंग कर सके। चलाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हॉर्स पावर नहीं चाहिए आपको, और खासतौर पर लिमिटेड एप्लीकेशन हो। जैसे कि आपका एक सिक्योरिटी कैमरा में एक एआई है जिसका बस एक काम है कि सबके चेहरे का फोटो खींच खींच के क्रॉप करके उसे एक डेटाबेस में डालता रहे। वो ज्यादा एआई उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए आपका सर्वर लेवल का हार्डवेयर। बस उसको मतलब पैरामीटर आप ट्रेनिंग करो, उसमें लगेगा हॉर्स पावर। जहां वो ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद जो एसेंस है वो आप आराम से चला दोगे। छोटे छोटे कंप्यूटर में आपके मोबाइल फोन भी चला सकता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत खाएगा, इन्फ्रेंस नहीं खाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा लिमिट होता है, ये नहीं कि आप मतलब उसमें रैम तब इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, ताकि वो ये बिलियन पैरामीटर से है, लेकिन ठीक है रहना तो चाहिए ना, रैम में रहना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में कोशिश की जाती है 120 GB का रैम रहे, वी रैम, तब जाके उस पर सारा इन्फ्लुएंसिंग कर सके। तो अब बात करते हैं कहाँ पे इस तरह का टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है। ये आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेट से। बोले भैया तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ओरिजिनल इंटेंट था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कि मतलब सामान का अपना इंटरनेट। जैसे आपका फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए एक सीमेंट का एक बड़ा सा फैक्ट्री है आपका, तो उसमें लाखों सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। वो सारे सेंसर्स अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं, वो उनका इंटरनेट ऑफ थिंग्स था। यहाँ से गाड़ी खोली गई थी। मतलब कि जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, जितने भी घर में इक्विपमेंट है, वो सारे एक दूसरे से बात करें, इंटरनेट से नहीं। वो मतलब कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत था नहीं। इंटरनेट का सोचा भी गया था ताकि कस्टमर्स के पास एक रिमोट कंट्रोल रहे, लेकिन इंटरनेट के थ्रू चले वो नहीं। मतलब कि आपका एक नोड है, वो नोड इंटरनेट पे आपका रिमोट कंट्रोल चला रहा है, लेकिन वो उसके भरोसे नहीं है। तो ये एक दिक्कत बन जाता है। तो बहुत सारा चीज में समझिए कि आप लोकल नेटवर्क पे ही रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपका फैक्ट्री चल रहा है, ऑब्वियसली आप एक्सपोज नहीं करना चाहोगे उसका एक पोर्ट की सर, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आप अगर ये स्काडा सिस्टम है उसको आप एक्सपोज कर दिए, दिक्कत हो जाएगा सर। तो हिसाब वही, बहुत सारा चीज आप चाहोगे कि लोकल नेटवर्क में रहे, बाहर नहीं निकले। तो वो सब करने के लिए बढ़िया है। और रहा बात की ट्रांसमिट करना पड़ता है, और एक हेडेक भी आ जाता है। जैसे आपने एक फैक्ट्री बना दिया, वो बहुत उतना सिक्योरिटी सेंसिटिव नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, या आपको भरोसा है अपने नेटवर्किंग पे, ठीक है। लेकिन बात है बहुत डेटा लगता है ट्रांसमिट करना, डेटा इधर से उधर बहुत खाता है। जैसे कि अभी एक कंपनी के साथ हम काम किए थे, हाइड्रोजन वाटर का, मतलब जैसे आप लोग के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल के दिया जाता है, हाइड्रोजन डाल के दिया, वो प्लांट एकदम 10,000 फीट की ऊंचाई पे रखा हुआ है, बल्ले बल्ले। वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बेयरली चलता है। वहाँ पे डेटा कहाँ से आप डालेंगे कि भैया हम सारा को रिमोट कर दें? नहीं कर पाएंगे। तो वो एक दिक्कत बन जाती है कि ट्रांसमिटिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये हर जगह होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज जनरली हाई पॉपुलेटेड एरिया में नहीं बनाई जाती, रिमोट लोकेशन बनाया जाता है। तो डेटा एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। और जितना बार आप ये करोगे, सामान है वो डेटा भेज रहा है, उतना आपका पावर ड्रॉ बढ़ते जाएगा। यानी कि सर आपका ये फैक्ट्रीज है, उसमें 100 मेगावाट जल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें 110 मेगावाट एक्स्ट्रा चल रहा है। भैया 10 मेगावाट कहाँ से आ गया? हाँ, वो हजारों सेंसर जो है, हजारों जो डेटा पर पिंग कर रहे हैं, अब आपको एक नेटवर्क बैकएंड बनाना पड़ रहा है। वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन बात वही समझिए, कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि फालतू का आपका एनर्जी खपत हो रहा है। और सिक्योरिटी वनरेबिलिटी के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। और वो तो चलो आप मैनेज कर भी लो, डिपेंडेंसी एक समस्या बनता है। यानी कि आप हो कहीं पे, सुनामी आया, तूफान आया, फ्लडिंग हुई, अर्थक्वेक हुआ, ये सब हुआ, और आपका नेटवर्क बैकबोन क्रैक किया, काम खत्म, आपका फैक्ट्री लटक गया। मतलब ऐसा पहले भी होता था। जैसे कि अगर आप लोगों का उम्र होगा तो याद होगा, बीच में एक बार ताइवान में फ्लडिंग हुई थी, जहां पे हार्ड डिस्क का प्लेटर बनता है, वहां फ्लड हो गया था, सारे हार्ड डिस्क का दाम डबल हो गया। आज तक दाम घटा नहीं उसके बाद।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वल्नरेबल है कि दूसरा क्या हो रहा है कि आपका कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए, लटक जाएंगे। जैसे आप सोचोगे कि ठीक है, मान लीजिए आप ऑप्टिकल फाइबर पर नहीं भरोसा है, आप स्टारलिंक पे कर रहे हैं। स्टारलिंक पे अभी हुआ कि किसी ने गलत अपडेट डाला, धड़धड़ा के 2000 सैटेलाइट्स एक साथ तय हो गए, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड वाइड को वो ड्रॉप कर दिए थे। तो डिपेंडेंसी आ जाती है कि आप दूसरे के भरोसे चल रहे हैं। तो अब सारी कंपनी कोशिश करे इस तरह के बॉक्सेस लेने का, यानी कि और होम ऑटोमेशन में भी है कि आप अपना होम को बाहर क्यों भेज रहे हो, कि आपके घर में जितना भी चीज़ हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि डेटा रिकॉर्डिंग में प्रेजेंस डिटेक्शन है कि आप कहाँ थे, किस रूम में थे, क्या बोल रहे थे, वो सारा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली लोग अब समझ रहे हैं कि नहीं सर, ये आइडिया अच्छी बात नहीं कि एलेक्सा को देते रहो सारा चीज़। तो है कि ऑन बोर्ड करो कि सर हमारा ये बक्सा इसी में अंदर हो रहा है, बाहर जाना ही नहीं, बाहर डेटा जा ही नहीं रहा, और उसमें आप नेटवर्क पोर्ट में लगा दो कि सर अगर ये मेगाबाइट्स पर सेकंड पे डेटा भेज रहा है, इसे ब्लॉक कर दो, कुछ गड़बड़ है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो एआई आज के टाइम में बहुत सारा काम कर सकता है लोकली, और फास्ट भी कर सकता है। जैसे कि जब भी आप फैक्ट्रीज के बारे में बात करें या हाउस में भी बात करते हैं, यही सब सेंसर बात कर रहे हैं, जैसे वाइब्रेशन सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, गैस सेंसर, सिक्योरिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेवल सेंसर, थेफ्ट सेंसर, प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर। ये सारे ज़्यादा फचांग नहीं है। आज का एआई जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी चल सकता है नेटिवली, वो संभाल लेगा। वो आराम से आपका नोटिफिकेशन कर सकता है, वो आराम से आपका बेसिक ऑटोमेशन कर सकता है, और गेस भी कर सकता है कि आप कब सो रहे हो, कब सो के उठोगे, वो सब भी वो गेस कर सकता है कि अच्छा ये अब उठने वाला है, अभी इसे धीरे धीरे करो। जैसे कि आप जारवस आयरन मैन 1 में देखे थे कि सुबह होने लगा तो धीरे धीरे शेड्स को वो कर दिया था। तो वो सब पॉसिबल है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फैक्ट्रीज में भी और होम ऑटोमेशन के लिए भी लोग इस पर कूद गए हैं कि भैया बात बात के लिए हम अमेजोन के भरोसे रह जाए, तो मैं बाता तो मैं पिता ना, वो अच्छी आइडिया नहीं है। तो इसीलिए ये गाड़ी खुल गई है कि भैया हमारा ऑन हाउस कर लेता है, और हार्डवेयर आजकल इतना एफिशिएंट हो गया कि आप चला सकते हो बहुत चीज़। अब बात करते हैं ऑटो पायलट के बारे में, यानी कि प्लेन वलेन का तो सबको पता ही है। गाड़ी में समझिए कि गाड़ी टाइम क्रिटिकल है, यानी इसे लेटेंसी सेंसिटिव कहते हैं, यानी कि आपका जो गाड़ी देख रहा है उसी टाइम उसे प्रोसेस करना है। यहाँ पे इतना ये सेंसिटिव होता है कि कैमरा का जो FPS चल रहा है, 30 FPS है या 60 FPS है, उस स्पीड से वो सारे एक्चुएटर्स पे सिग्नल भेज पा रहा है कि नहीं, क्योंकि लेटेंसी वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझो, और ये लो टॉलरेंट है, यानी कि उप्स जो है हैंडल नहीं करता। प्लेन एक्चुअली ज़्यादा उप्स हैंडल करता है कि अच्छा हवा में है तो हवा में है, इंजन बंद हो गया, ठीक है चले, रोड में आप भिड़ जाइए तुरंत। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। उप्स जो है लीथल होता है ऑक्यूपेंट्स और बाई स्टैंडर दोनों के लिए। जैसे कि बीच में यूएस में एक न्यूज़ आया था, जब देखो तब टेस्ला ठोंकते रहता है लोगों को, अंदर वाले लोग भी ऊपर चले जाते हैं और जिसको ठोंका वो भी ऊपर चले जाते हैं। एक बार आया था वॉल्वो के साथ इशू हुआ था, पता चला वॉल्वो का प्रॉब्लम नहीं था, बस जो कंपनी उस पर टेस्ट कर रही थी उन्होंने वॉल्वो का सिस्टम को बाईपास कर दिया था, कि मतलब वो अपना टेस्ट करना चाह रहे थे, वॉल्वो का बाईपास कर दिया था, तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उप्स जो है पॉसिबल, ये मतलब एक्सेप्ट अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर डाउन हो गया या हैक हो गया, नहीं जी, लोग ऊपर चले जाएंगे। तो ये बहुत सीरियस बात है। इसे इसीलिए लेटेंसी सेंसिटिव भी है और टॉलरेंस बहुत लो है, यानी कि यहाँ पे उप्स नहीं कर सकते। और रहा बात, क्या बोल के प्लेन ज़्यादा है कि ये ज़्यादा लोग ऊपर जाते हैं, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप सारे प्लेन क्रैश को ले लीजिए, इधर अभी 2-3 साल से बहुत प्लेन क्रैश हो रहे हैं, उस सबको भी लीजिए, उतना डेली टपक रहे हैं आपका रोड एक्सीडेंट्स में पूरा प्लेनेट में। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही लो टॉलरेंस जोन है। और यहाँ पे समझिए कॉलर सर्वर को कॉल करना कि ठीक है मैं टेस्ला के सर्वर में कॉल कर रहा हूँ, नहीं जी, वो बोलने में अच्छा लगता है, लॉजिकल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते नेटवर्क में कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे, अब मैं नेटवर्क कॉल करूंगा। सर वो नेटवर्क कॉल कैसे पिंग होके जा रहा है, उसी में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ड्राइविंग रिलेटेड जितने टास्क हैं, गाड़ी को चलाना, एक्सीलेटर देना, ये जितना टास्क है, ये सारा इन हाउस होना ज़रूरी है। इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। हाँ, नेविगेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आपका मोबाइल फ़ोन करता है, लेकिन जितना लोकल ड्राइविंग है कि एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सारे, और कहाँ टर्न लेना है, टर्न सिग्नल देना है, ये सारा हर हालत में आपके ऑन बोर्ड होना चाहिए। आप ओवर द एयर जो है वो अपडेट्स भेज सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। जैसे कि टेस्ला जो रोड पे चलता है, वो रोड्स का वो डेटा डालते रहते हैं, और ऐसे 4-5 गाड़ी जब चल जाती है, जैसे एक एरिया है यहाँ पे टेस्ला आना शुरू हुआ, धड़-धड़ करके सबका डेटा गया, तो वहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन मैप बनता है। वो मैप को ये लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रिक्रिएट करते हैं, उसमें टेस्ला का वर्चुअल गाड़ी चलाते हैं और उससे ट्रेनिंग डेटा निकालते हैं। तो ये सब होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो क्रिटिकल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। और जनरली ये जो डेटा बल्क अपलोड करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते कि हाँ आपका गाड़ी चल रहा है तब बल्क अपलोड करें, नहीं, चल रहा है तो भैया सिर्फ एक काम पे ध्यान दो, गाड़ी चलाने पे। तो समझना बहुत जरूरी है। अब रहा बात कि कितना प्रोसेसिंग लगता होगा ये सब कुछ कराने में, आप सोचो कि बहुत लगता होगा, एक्चुअली नहीं, ज़्यादा नहीं लगता है। कितना कम है, ये एक कंपनी खोली हुई है, नीचे मैंने लिंक दे दिया, LTT भी उसका डेमो कर चुके हैं। ये बेसिकली पुराना मोबाइल फ़ोन को लेके उससे गाड़ी को सेल्फ ड्राइविंग करा रहे हैं। और ये फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, ऑब्वियसली लाइडार नहीं है इनके पास, लेकिन उसी लेवल पे पहुंच गए जहाँ टेस्ला है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बात होता है ना, मतलब इलॉन नौटंकी करे बात अलग है, लेकिन रियलिस्टिकली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने ही कम में प्रोसेसिंग कर लेते हैं ना। और आपके गाड़ी में, मॉडर्न गाड़ी में बहुत सारा फीचर पहले से बना हुआ है। भले वो सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप महिंद्रा का बहुत लेटेस्ट चलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़, स्टीयरिंग कंट्रोल करने का ऑप्शन है उसके पास, ब्रेक चलाने का है, एक्सीलेटर का है, आधा से ज़्यादा चीज़ कंट्रोल उसमें दिया हुआ है, आपको बस उसको टैप करना है। तो ये कंपनी उसी को इस्तेमाल कर रही है कि सर आप, और ओपन सोर्स है तो लोग भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और लोग चला रहे हैं, मतलब एक्चुअली चला रहे हैं कि असिस्टेंट के तौर पर। काफ़ी अच्छा चल रहा है, गिवन द फैक्ट इसमें नोट 9 के लेवल का एसओसी है, सैमसंग नोट 9 10 साल पुराना। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मॉडल बनाने में आपका जान निकल जाएगा, लेकिन जब एक बार फाइन ट्यून हो चुका है तो वो ज़्यादा नहीं खाएगा। और हाँ, ऑब्वियसली यहाँ से गाड़ी ये बेयर मिनिमम पे चला रहे हैं, कल के यही समझिए 20 साल में कितना हार्डवेयर एफिशिएंट हो गया, या कुछ डिज़ाइंस भी हो रहा है कि पीछे कंप्यूटर ही रख दो, एक छोटा सा हाई वाइब्रेशन रेजिस्टेंट कंप्यूटर ही रख दो, फुल फ्लेश्ड कंसोल जैसा, जो बिजली खा रहा है लेकिन आपका बम बम क्रंचिंग कर रहा है, वो सारा काम कर लेगा, काम भी करेगा, ट्रेनिंग भी करेगा, और अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। ये जहां हुआ उस दिन इंडिया में आना पॉसिबल हो जाएगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट अभी ये सब में नहीं, अभी सब ये सब डेटा क्लाउड में डाल रहा है, खुद को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं। खुद को इंप्रूव करने लगे, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपसे सीख रहा है कि कैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो वो समझ जाएगा भैया यहाँ पे घोड़ा गाड़ी खूब आता है, इसको रोको, ब्रेक लगाओ, ये सब सब कर लेगा। तो ऑटो पायलट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जहां एज एआई की काम हो रहा है। यहां पे आप नहीं बोल सकते मैं ना सर्वर लूंगा, मैं ना अमेजॉन पे कॉल करूंगा, मैं ये करूंगा, ना जी नहीं। ऑन बोर्ड में आप क्या कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रोन्स का। तो ड्रोन में ये समझिए कि अभी का जो वॉरफेयर चल रहा है वो सीधा सीधा ड्रोन ईरा में घुस गया, इसमें अब डिस्कशन नहीं करें, चाहे वो समुंदर हो, लैंड, एयर, सी, सब में हो, और अंडर वाटर में भी काम चल रहा है। तो ये सीरियस है। अब रहा बात की क्या होगा अगर आप ड्रोन से एआई हटा देते, तो वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल टॉय बन जाता है। क्या वो खतरनाक है? ऑब्वियसली खतरनाक है, लेकिन अब सबको पता है कि उसे जैम करना पॉसिबल है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि आप बोलेंगे अच्छा मैं ऑप्टिकल फाइबर से करूं। सर ऑप्टिकल फाइबर बहुत दूर नहीं जाता है, जाता है मतलब 1-2 किलोमीटर जाता है, लेकिन 20-30 किलोमीटर नहीं जाता है, या 50-100 किलोमीटर नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली आप क्या करो, तब रिमोट कंट्रोल चाहिए। रिमोट कंट्रोल में तो ब्लॉकिंग के लिए आप वनरेबल हो जाते हो, तो एआई डालना है। अब रहा बात कि जितना भी आप ड्रोन वोन देख रहे हैं, ये सब में एक दिक्कत होता है कि बिजली बहुत लिमिटेड चीज़ है। ड्रोन देख रहे हैं कि ड्रोन का बैटरी का एनर्जी जाना चाहिए मोटर में, ताकि वो उड़ सके, ना कि हाँ भैया कंप्यूटर क्रंच कर रहा है। तो ये बहुत पावर बजट लिमिटेड होता है। चाहे आप अगर इस तरह का ये भी देख लें, फ्यूल पे चल रहा है, लेकिन फिर भी वही समझिए ना कि अगर फ्यूल का आधा से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ कंप्यूटर क्रंच करने में खा जाएगा, तो प्रपल्शन में कितना जाएगा। तो पावर बजट बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि यहाँ पे लोग इफिशियंसी पे खर्च करते हैं कि सर बढ़िया एसओसी दो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रंचिंग कर सके, मतलब टोकन्स पर सेकंड पर वाट बहुत अच्छा रहे, लेकिन मतलब ये दाम में कटौती नहीं करता है। और इसमें काफ़ी सारा एनवीडिया नैनो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। और ह्यूमनॉइड्स जो है, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स जो है, ये तो मैंने ड्रोन्स दिखा रहा हूँ आपको, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स जो है उसको भी ये चाहिए, तभी वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल जा पाएगा। अभी आप ह्यूमनॉइड बॉट्स लेते हैं, वो बॉट है, रोबोट नहीं है, मतलब उसमें कमांड नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन बात करें कि अच्छा तुम ये जाके ये उठाओ, वो करो, उसके लिए एआई चाहिए। वो एआई के लिए उसमें एज कंप्यूटिंग करना पड़ेगा, यानी कि बॉट खुद ब खुद कंप्यूट करे, तब जाके वो रोबोट बन पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी का लिमिट हो जाएगा। आप जैसे अभी एक कंपनी क्लेम कर रही है, मुझे बहुत डाउट लग रहा है कि सही में उतना सस्ता कर दिए कि $5,000 से मतलब $6,000 में वो ह्यूमनॉइड बॉट बना दिए जो चल पा रहा है, बाइपीडल। दाम बहुत ज़्यादा कम है वो, बट अगेन असंभव नहीं है, बट बहुत कम दाम है। तो वो सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। अब रहा बात, सबसे खतरनाक बात यह है कि जो फादर ऑफ एआई हैं, वो एक सीधा बात बोल रहे थे कि अगर एआई को आप किसी को ऊपर भेजने का कमांड देने लगते हो कि भैया ये जाओ, इसको ऊपर भेज दो, दिक्कत यह है कि तब वॉर्स जो हैं बहुत होने लगेंगे। जैसे कि अभी के टाइम में बड़ी बड़ी कंट्री छोटे छोटे कंट्री को अफ्रीका नहीं ले लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि एक भी सोल्जर मरेंगे उसकी फैमिली चिल्लाने लगेगी। अब मान लीजिए कि आप ये सब बॉट्स बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, और अब आप कल बोलोगे, जैसे मान लीजिए कल को चाइना को जाता है, ठीक है मेरे को इंडिया को ले लेना है या आसाम को ले लेना है, जो भी है ले लेना है, वो सीधा आदमी भेजते ही नहीं है, एक भी आदमी नहीं भेजता। बस पूरा 10,000, मतलब हम लोग कितना भी लड़ेंगे, 10,000, 50,000, 50 लाख करोड़ भेजने लग जाएंगे ड्रोन्स, चाहे वो सी हो, लैंड हो, एयर हो, और ह्यूमनॉइड बॉट्स हों, तो भैया आप फ्री का कहते हैं ना टेक ओवर करने लगोगे। और चूंकि आपके खुद के कंट्री में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि भैया कोई डेड बॉडीज थोड़ी आ रही, बस थोड़ा पैसा खपत हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो ये बहुत खतरनाक बात है, मतलब ये बड़े बड़े देशों को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है कि वो जैसे छोटे छोटे देश को सीधे शिफ्ट डिलीट कर दे कि भैया आप हटो यार, क्या आप लोग हाय तौबा करो, चलो हटो। मतलब हमें आदमी भी नहीं भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदमी भेजने पे थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कि अगर अमेरिका जाता है इसमें आपका वियतनाम में, और डेड बॉडीज है, भले वो हैंडल कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब उनकी आर्मी इतनी बड़ी है कि उतना ब्लड काउंट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन
भाई एक सोल्जर होता है, उसके पीछे एक परिवार लटकता है। तो 100 सोल्जर भी अगर आप लूज़ करते हैं तो 100 परिवार पीछे चिल्लाएँगे और लोग को मूड नहीं रहा तो तुरंत आपका ये मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिक्टेटरशिप हो, उसमें भी दिक्कत है। सोवियत यूनियन इसीलिए टूटा था कि अफ़गानिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा वो खून बहा दिए। फिर बोला कि नहीं सर आप हटो। अब देखिए कि जब ये यूक्रेन वाला निपटेगा तो उनका क्या हालत होगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्लेम आ रहा है जो कि बहुत चांसेस है कि ट्रू है कि 2,50,000 डिलीट कर चुके हैं। शिफ्ट डिलीट खत्म, साफ। कोई चीज़ वैसा नहीं है यूक्रेन में जो उसके वैल्यू का है। अब बोलो ये यूरेनियम ये कुछ नहीं है, लिथियम कुछ नहीं है, नियोबिलियम, कोबाल्ट कुछ भी वैसा चीज़ नहीं है जो उतने डेड बॉडीज़ के वैल्यू का हो। अब बोले तो पहले कैसे होता था? पहले बर्थ रेट हाई था, अभी बर्थ रेट बिलो रिप्लेसमेंट है, यानी कि अब जो डिलीट हो रहे हैं वो परमानेंटली डिलीट हो रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस लाइन है, ये वॉर में हम लोग मतलब देखते-देखते क्रॉस कर गए। मतलब कि हैं, कुछ नहीं हो रहा है, 2020 तक कुछ नहीं है और उसके बाद तो ये बहुत डेंजरस लाइन है कि एआई के पास अब डिसीजन है किल स्विच फॉर ह्यूमन। मतलब हम उन्हें उड़ा कहें कि उसका कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो हमें उड़ा दें उसका व्यवस्था है। यानी कि आप आराम से क्रूज शिप में हो और किसी देश का डिसाइड हो के अरे यार यहाँ से लड़ाई शुरू करना है, ये एआई खुद आके बोलेगा अच्छा हम फोड़ देते हैं। हम फोड़ देते हैं, ड्रोन चला रहे फोड़ देते हैं। ये जैसे कि जो लैंड बेस फ्यू फ्यू है ये खुद डिसाइड करेगा कौन टारगेट है कौन नहीं है। लाइक खतरनाक है। और ये रास्ता क्रॉस कर गया हम लोग, मतलब ध्यान भी नहीं दिया और ये रास्ता क्रॉस हो गया कि अब एक्चुअली एआई डिसाइड कर रहा है कि किसी को फोड़ना है। इट्स लाइक हो गया, वो रास्ता क्रॉस हो गया। खतरनाक है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एज एआई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।